माइंडसेट ये बन गया हुआ है कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें, क्योंकि यहाँ तो उनको खिला नहीं सकते, ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ कर सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, ना कहीं उनकी खपत कर सकते हैं। ये बोझ है कौम इन हुक्मरानों के ऊपर। पाकिस्तान में जो बिजली बनाने का तरीक़ेकार IPP वगैरह लाया गया, पिछली गवर्नमेंट ने हमारी बात को समझा और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो हमें बिजली गैस कंपेटिटिव रीजनल रेट पे दी। पूरी कमोडिटी मार्केट जो है ग्लोबली, पाकिस्तान एक्सेप्शनल नहीं है, पाकिस्तान का उस पर इम्पेक्ट पड़ा। अस्सलामुअलैकुम। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। बजट में क्या कुछ होने वाला है उससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें कि ये सबसे बड़ा खसारे का बजट भी है, ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान में। लेकिन हर साल की तरह बजट तो हम खसारे में लेकर आते हैं। अब देखना यह है कि जो आदाफ रखे गए हैं वो आदाफ के हवाले से क्या चीज़ें। एक चीज़ और ऐड कर दूं, 9,500 अरब का बजट है, 4400 अरब इसमें से टैक्स वसूलियां हैं, जो बड़े कर्जे हैं उनकी वसूलियां हैं। सही। अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपके वक्त का आगाज़ कर लेते हैं, फिर हम जो है वो टैक्स से ही दीगर हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फॉर्मर चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब भी इस्लामाबाद से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। दीगर मेहमानों आसिफ मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। और मुदस्सिर, जो हमें जो चीज़ें मालूमात करनी है वो ये है कि जी टैक्सेस की अभी हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हदफ है टैक्सेस का, वो कैसे पूरा किया जाएगा। फिर वो जो टैक्सेस का बोझ होगा आवाम पर, ये हम दस्तावेज दिखा रहे हैं जो आज बजट तकरीर के हैं, ये जो आज दस्तावेज पेश की जाएगी। अच्छा, दरामदाद की बात की जा रही थी कि दरामदाद को बढ़ाने का, लेकिन ये लग रहा है ये सूरत हाल जरा हम जाने पे मेहमानों से कि किस तरह से होगा। दरामदाद के हवाले से, दरामदाद जो गैप्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेमन साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मेमन साहब, शुक्रिया सर। टैक्स का पिछले साल खासा एक हदफ रखा गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा निगोसिएशन हुई IMF के साथ, फिर उसका हदफ चेंज किया गया, लेकिन मई तक खासा बेहतर था। शायद अब जून में वो FPR उसको टारगेट को पूरा कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन सर, ये जो टैक्स में अभी हम बात हो रही थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर ही अभी तक काम है। डायरेक्ट टैक्सेस पे तो बहुत लिमिटेड सा वो अभी भी रखा गया है, शायद 250 के करीब है अरब वही रखा गया है। तो अभी जो टैक्स के मामलात पिछले साल हैं, आप समझते हैं कि वो कंटिन्यू होंगे, वो क्या बेहतर थे, और ये आने वाली हुकूमत ने जो टारगेट रखे हैं वो किस तरह से अचीव हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। जहाँ तक आप ने फरमाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें, और ये जो है इस वक्त जो पोजीशन है करंट ईयर में विच हैज़ रीच, तकरीबन 65% इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए हैं। और उस 65% का भी जो ऑलमोस्ट 52% जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे कलेक्ट हुआ है। इसका मतलब कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स की मद में हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इम्पोर्ट स्टेज पे हमारे पास दो चीज़ें, एक तो देखें ये बड़ी ओपन किताब की तरह से है कि इस वक्त जो है वो पूरी कमोडिटी मार्केट जो है ग्लोबली उसकी प्राइस हाई है। साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसके बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हाई हुई, और उसके बाद जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो भी जो है उसका इम्पेक्ट आया। तो पाकिस्तान एक्सेप्शनल नहीं है, पाकिस्तान का उस पर इम्पेक्ट पड़ा। आज हमारी इन्फ्लेशन 11.3% है। अगर हम उसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें और अगर हम समझें कि अगर वही चीज़ अगर इंपोर्ट की पे अगर इतना ही टैक्स वसूल किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 65 से मैक्सिमम अगर कम हो गया तो 63% हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। दूसरा, ये तो बड़ी अजीब बात है मेमन साहब के, इसका मतलब है हमारी इंपोर्ट में ही हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो छुपा हुआ है। जी हाँ, ये देखें, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मैं वही हमेशा से कहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ ऐसे बजट में इकदाम पेश किए जाएंगे जिससे ये ज़रूर हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट ना आए, लेकिन ज़रूर ऐसा इम्पेक्ट आएगा जिससे डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ ना कुछ बेहतरी होगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे उसका रुझान जो है वो कम होने की उम्मीद नज़र आती है। सही।
अच्छा, क्योंकि बड़ा एक सेक्टर है हमारा जो कि कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो, घरों की हो या वैसी हो, कमर्शियल बुनियाद पर हो, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि जब महंगाई हुई तो हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। आरिफ जीवा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जब कीमतें बढ़ती हैं, बोझ पड़ता है टैक्सेस का, दीगर कीमतों का, तो फिर ये सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उस पर किस तरह बोझ पड़ रहा है, इनकी प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रही हैं, और एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन वो किस तरह मुतासर हो रहा है इन चीज़ों से? आरिफ साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी 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 जीवा साहब, आ रही है बस? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिएगा। अच्छा, अब देखें, ये अभी कैबिनेट डिवीज़न की जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें जो है वो एक मैं वो देख रहा था फिगर कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हदफ इन्होंने रखा है 10% तरक्की का। जी, बात ये कि तरक्की कैसे होगी। आज आप एक फिगर देख लें कि जनवरी 2021 के अंदर स्टील का रेट था 1,20,000 रुपये, आज की तारीख में स्टील का रेट है 2,21,000 रुपये। यही जनवरी 2021 में सीमेंट का रेट था 540 रुपये, आज सीमेंट का रेट है 900 रुपये। और आज आपको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर रेडी मिक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी जो है वो प्राइस थी जनवरी 2021 में 7,100 पर मीटर, आज है 10,000 रुपये पर मीटर, क्योंकि एग्रीगेट्स का भी जो है वो रेट बढ़ा है। तो ये जो है ये, और दूसरा 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो बजाते खुद जो है मीडिया पे आके ये बात की है कि हम रियल इस्टेट सेक्टर्स के अंदर जो है वो टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप एक तरफ तो बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो हम 10% इसकी तरक्की का जो है वो टारगेट हमने रखा है, और फिर जो है वो आप टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे अभी मैं आपके बोल चैनल पे न्यूज़ सुन रहा था कि जी जो भी टैक्स प्रॉपर नहीं देगा उसको जो है उसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। तो बात ये कि आप तो अभी बजट पेश नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो 15% इजाफा किया तनख्वाहों में, आपने पेंशन में इजाफा किया। अच्छा, आपने पेंशन के लिए जितना अमाउंट रखा है, आपने जो है वो इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के लिए आपने सिर्फ 5 अरब रुपये रखे हैं। तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो आप पेंशन देने के काबिल होंगे, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के काबिल होंगे। आपने अभी तक ये बात नहीं की कि इंडस्ट्री को कैसे तरक्की दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कैसे तरक्की दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो आपके सारे सेक्टर्स चलेंगे। और आप ये बात कर रहे हैं कि जी अगर फ़लाँ जो है वो टैक्स पे हम जो इजाफा करने जा रहे हैं, फ़लाँ जगह पे हम इजाफा करने जा रहे हैं, अभी तक कोई आपने अभी तक हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है जिसमें हमें ये लगे कि हम जो है वो आगे बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस देख रहे हैं, अगले साल बहुत अच्छा कारोबार देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्शन के मामलात में अच्छा काम किया पिछली उम्मीद है पिछली हुकूमत में तो खास से आपको जो एसटी भी मिली। 9,500 अरब रुपए का ये बजट है, और बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो तखमीना लगाया गया है टैक्स वसूलियों के हदफ का वो है 7,255 अरब रुपए। अभी जो बात की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी साहब बात कर रहे थे, अब्दुल कादिर मेमन साहब भी, और हमारे साथ आसिफ इनाम मेमन साहब भी मौजूद हैं कि 65 मुदस्सिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ले लिए गए हैं, और अभी मजीद बोझ आएगा आवाम पर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपकी इजाज़त से सुमैया, क्योंकि अभी बात हो रही थी, जो जीवा साहब बात कर रहे थे वो था कि इंडस्ट्री के हवाले से एक इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो पिछले तकरीबन कुछ 1.5-2 साल में वो किया, वो था टेक्सटाइल सेक्टर में। और ख़ास तौर में अपटिमा में हमें जब भी बात हो रही थी पिछले 10-12 साल में हमने खुद देखा फैसलाबाद, कराची, लाहौर में जहाँ पर टेक्सटाइल्स के काम था वो बिल्कुल ठप हो पड़ा, पावर लूम्स बंद हैं, मजदूर बेरोज़गार थे। फिर वो बेहतरी आई, वो बेहतरी क्या तसलसल होगा, 20 अरब के करीब तो पहुँच गया, 20 अरब डॉलर के करीब, और टारगेट को 26 अरब के करीब रखा गया था। आसिफ इनाम साहब, आप चेयरमैन हैं अपटिमा साउथ के, सर ये पिछला तो आपका बहुत बेहतर गया है सिचुएशन, अब जो हुकूमत आई है उसके इक़दामात और अगले आने वाले बजट, आप टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे देख रहे हैं सर? ग्रो होगा या कुछ फिर से खुदा न खास्ता माजी जैसी सूरत हाल होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो बिजली बनाने का तरीक़ेकार IPP वगैरह लाया गया, इसकी वजह से हमारी दुनिया से 2 से 3 गुना कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी। और पिछली गवर्नमेंट ने हमारी बात को समझा और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो हमें बिजली गैस कंपेटिटिव रीजनल रेट पे दी।
तो उसके असरात ये हुए कि ना सिर्फ ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में 13 अरब डॉलर से ऊपर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं गई थी, वो 21 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है, पौने 21 या 21 के करीब, जो एवर हाईएस्ट है। की बात करते हैं तो हम एक टैक्सेशन भूल जाते हैं कि जो हमने पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत कौम IPP खरीदे हुए हैं और जिसकी ये तकरीबन 1800 अरब की ओवर बिलिंग है, ये भी एक कौम पे टैक्स है, ये इंडस्ट्री पे टैक्स है। हर वो शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है, कारखाने चलाता है, अब चलें एक्सपोर्टर्स को तो चूँकि एक कंपेटिटिव रेट मिल जाता है, तो उसके अलावा सारे लोगों पे टैक्स है और यही पाकिस्तान की सनती तरक्की में एक बहुत बड़ा ड्रैग है। ये वो पत्थर बंधे हुए हैं जिसको जब तक रैशनलाइज नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। दूसरे इसमें खुशाइन बात यह है कि जो IMF है उसने कंडीशन रखी है कि चाइनीज़ जो है मुआहदे हैं बिजली वगैरह के, उनको रीडू किया जाए और उनको इन लाइन लाया जाए। तो आई होप कि ये कोई एक के साथ तो नहीं होगा कि सिर्फ चाइना के देखे जाएँ, बल्कि मेरे हिसाब से सारे देखे जाएँ। और जो सर्कुलर डेट हम पे खड़ा है, इसमें से आधे से ज़्यादा जो 90% जो है वो जगलर डेट है, और वो अगर इसमें से निकाल दें तो हमारी कौम का कोई पैसा देना बनता ही नहीं है, जिसका हमें सुबह शाम खौफ दिलाया जाता है कि जी इतना सर्कुलर डेट हो गया। ये अगर सही मानों में इसका ऑडिट हो तो ये डेट ही नहीं है। 18% रिटर्न गारंटी की गई थी, वो उनका हक है, उससे ऊपर जो मिल रहा है वो सब हिसाब से गलत। अच्छा, अभी आपने बिजली की कीमतों की बात की, आसिफ साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पिछली हुकूमत ने कोविड के ज़माने में जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को उठाया ऊपर और जो रिलीफ दिया गया, जो सब्सिडी दी गई कि बिजली के जो बिलिंग है उसकी जो कीमतें हैं वो इंडस्ट्रीज से ख़ास तौर पे कम ली जाएंगी, लेकिन अभी ये खबर भी सामने आ रही है, अभी ज़ाहिर इसकी तस्दीक तो होना बाकी है कि हुकूमत वो सारी सब्सिडी अब वापस ले रही है इंडस्ट्रीज से। कोई गुफ्तगू हुई, कोई बातचीत हुई हुकूमत ने कोई इंडस्ट्रीज से, आप लोगों से, क्योंकि आप चेयरमैन एप्टिमा के, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है इस हवाले से? जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से तो हुई है कि जो टेक्सटाइल और जो 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर रादर, उनको तो वही जो है कॉन्सेप्शनल वही रहेगा। अब नंबर्स आज पता चल जाएंगे। तो उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, तो क्योंकि इंटरनेशनल भारत ये हमें समझना चाहिए कि 70 से 120 का तेल हुआ है और गैस का आपको पता है कि रशिया की वजह से जो है वो उसके दाम बहुत बढ़े हैं, तो वो तो थोड़ी सी चेंज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे एक ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो टेक्सटाइल में कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में 20 साल कंबाइन भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा जितना पिछले 1.5 साल में हुआ है। तो वो सारे प्रोजेक्ट अब तैयार खड़े हैं। तो अब अगर हमारी खुदा ना खास्ता एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी ड्यू टू एनर्जी कि कंपेटिटिव एनर्जी ना मिलने की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा बहरान इटसेल्फ खड़ा होगा कि 1 खरब रुपए तकरीबन इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो डूब जाएगा, तो उसके साथ बहुत सारे इदारे और तमाम बैंक सब पे इफेक्ट आना शुरू होगा। इट्स नॉट दैट ईजी। इसको होपफुली ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर तरीके से टैकल करेगी कि ये नहीं हो कि अब नए प्रोजेक्ट्स लगे हुए अगर नहीं चल सकें या नए चलें तो पुराने फेल हो जाएं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे पास ग्रोथ जो है वो 5-6 अरब बढ़ाने का तो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो तैयार खड़ा है और जो या नेक्स्ट 6-8 महीने में आ जाएगा इन लाइन। सही, तो ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है जो आपके पास है। आप कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से सपोर्ट करती है। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर मुआशियात है। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। सर, आपके वक्त का, मईशत का, पाकिस्तान का हमेशा ये सवाल होता है कि हम मुश्किल में हैं, हुकूमतें जो भी हों वो कहती हैं मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, वो मुश्किल फ़ैसलों का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आदमी पर आ रहा होता है कि वो चीज़ें वो बेहतर नहीं हो पाती। सर, ये मुश्किल फ़ैसलों का सोहेल साहब एक तवील अरसे से आप भी डिस्कस करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, ये कब हम इन मुश्किल फैसलों के समरात आम आदमी तक दे सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इसका हल दो ही हैं, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी स्ट्रेटजी भी एक ही हो, ना ये कि इलेक्शन से पहले प्रो ग्रोथ एक्सपेंशनरी चीज़ें कर दें और फिर अभी हुकूमत के लिए मसला हो, ना ये कि बहुत स्लो डाउन कर दें। तो बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ पास किया गया था। इस तरह की कोई चीज़ हो तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होंगी। तो पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर से अगर हुकूमतें चेंज भी होती हैं 5-5 साल के बाद या जब भी उनका ख़त्म होता है, तो इकोनॉमिक प्लान जो है वो तय होना चाहिए। वो उसके जो अहदाफ हैं, चाहे वो डेट का रेशो है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का है, उस पर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए, वरना फिर पॉलिटिकल मकासद के लिए जिस तरह पार्टीज उसको यूज़ या मिसयूज़ करती हैं, तो उसका रिपोर्टेशन ये होता है कि बजट सख्त आ रहा है, आवाम पर बोझ पड़ रहा है। तो ये चीज़ जब तक सही नहीं होगी जब तक हमारा
ये सियासी ढांचा या मानसिक ढांचा सही ना हो। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम बात करते हैं कि आम आदमी मुआशी ढांचे उसके लिए कैसे ठीक हो, जब हमारी पूरी मईशत इंपोर्ट पे खड़ी है, हमने इंडस्ट्रीज़ को नहीं बढ़ाया, हमने इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, हमने कारोबारी अफराद के लिए वो आसानियाँ जो पैदा करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो है वो एक आम आदमी को हम रिलीफ देंगे और ये जो भी बजट आने वाला है वो आवाम दोस्त होगा? आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादातर हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पर रहा है और सियासी जमातों ने इंपोर्ट को ही जीडीपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, सस्टेनेबिलिटी और लोकल जो ग्रोथ है उसको प्रमोट नहीं किया है। दूसरी चीज़ आपने जो बताई, आई थिंक बहुत ज़्यादा एम्फोसिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर भी हमने दिया है और उनको मराद भी बहुत सारे दिए गए हैं, बल्कि इतने मराद दे दिए गए हैं कि लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर एलीट कल्चर है, सिर्फ अमीरों का कल्चर है, बड़े लोगों का कल्चर है। तो आई थिंक इसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सर्विसेज भारत में हर $2 की एक्सपोर्ट पर $1 की सर्विस एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में 30 बिलियन 35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई, मगर आईटी एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। तो आई थिंक फोकस हमें ये करना चाहिए कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसको जब हम इंसेंटिव दे रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इंसेंटिव ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही हैं। और जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें देखें अगर टेक्सटाइल की 20 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो 10, 15, 12 बिलियन का इंपोर्ट भी होता है उसका रॉ मटेरियल। मगर जब आईटी की एक्सपोर्ट होती है या कोई फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देता है अमेरिका में, यूरोप में, तो कोई रॉ नहीं होता है, वो प्योर एक्सपोर्ट होती हैं। और तीसरा जो चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में जो बजट का फोकस होना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत होगा भी, कि जब मुल्क परेशानी में हो तो आप पैसे अमीरों से ज़्यादा लें, कि आप टैक्स करें रिच, जिसको कहते हैं टैक्सिंग द रिच पीपल, को टैक्स करें, अयाशियों को टैक्स करें, ट्रैवल को टैक्स करें, प्रॉपर्टी को टैक्स करें, अपार्टमेंट को टैक्स करें। और जो एक तबका है जिसकी 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, सब उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आने वाला बजट बताएगा कि ये जो एलिटिस्ट कल्चर है पाकिस्तान में, क्या ये डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही। अच्छा, इसी पे मैं मेमन साहब आपसे कि सर ये रिच पर टैक्सेस का कल्चर तो हमारे पास ये है कि तनख्वाहदार तबका है, अब तो वो भी स्लैब थोड़ा कम कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए माहाना आमदन पर और सालाना आमदन पर वो टैक्स जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है। अब तनख्वाहदार तो ऑटोमेटिकली चाहे ना चाहे उसका टैक्स कट गया है, लेकिन जहाँ टैक्स लेना चाहिए वहाँ बड़ा कम है। नंबर ऑफ पीपल तो बड़े हैं टैक्स रिटर्न में, लेकिन वो टैक्स की रेशो उस तरह से हम नहीं ले जा सके। इसकी मैं चाहूँगा बताइए कि क्या वजह है। फिर दूसरा, हमने डायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या आपको कबाहते हैं, कुछ हर्डल्स हैं? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी जो है ना बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो टैक्स देना तो कोई भी पसंद नहीं करता। और ये दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिटरेंस खड़े किए जाते हैं। जहाँ डिटरेंस खड़े किए जाते हैं तो वहाँ पर टैक्स की लीकेजेस भी कम होती हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे पाकिस्तान के अगर उसमें देखें तो जितनी भी लीकेजेस हैं या जितने भी मराहत हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो है हमारे इस साल यानी साल 2022 में 1.75 ट्रिलियन का आपका जो है वो मराहतें दी गई हैं, एग्जेम्पशंस दी गई हैं, जिसमें ये एग्जेम्पशंस भी शामिल हैं कि आपने एनर्जी कम की टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, आपने रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम की। तो ये सारी चीज़ें अब आप सर पॉइंट अगेन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी हम शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, ये बजट पेश करिए, हुकूमत इसको 2 माह हुए आए और ये इल्ज़ामात धर रहे हैं आपकी हुकूमत पर कि आप लोग बारूदी सुरंगे बिछा कर गए, इसीलिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। देखिए, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, हकीकत ये है ये निकले थे हमारे खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे, और आज पूरी कौम ने देख लिया कि इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ना है। और महंगाई जो इस वक्त लोगों का नंबर 1 इशू, आप पब्लिक में चले जाएं, कहीं कौन से माशी इशूज है, गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी होगी, लेकिन सबसे अहम इशू जो है वो इस वक्त महंगाई है। महंगाई का जो इन्होंने जो 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 जिस तरह बेकाबू कर दी है अपने इक़दामात से, उसका इम्पैक्ट अभी लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि अफराते ज़र जो हमारे ज़माने में लोग कहते थे इतना बढ़ गया, और यकीनन बढ़ा था,
लेकिन ये तो अब 25-30% की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें, केरोसिन की कीमतें, बिजली का इजाफा, गैस का इजाफा और जो खुर्दनी अशिया है उनका जो इजाफा हो रहा है, इससे तो मतलब है कहने का आम आदमी की तो कमर टूट गई है और इनके पास कोई प्लान नहीं है। अब वाज़ेह हो रहा है लोगों को कि इनका प्लान जो था वो उन्होंने कल हासिल कर लिया। बजट तो अशोई है, एक जाली हुकूमत जाली फिगर पर जाली बजट देगी। इनका प्लान था नैब के को बेअसर करना, नैब को दफन करना। कल नैब इन्होंने दफन कर दी है। इनका एजेंडा था ईवीएम के शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालना, कामयाब हो गए। इनका एजेंडा था ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करना, वो कल उसमें जॉइंट सेशन में कामयाब हो गए। हम अपने मौके पर कायम हैं। हम इंशाअल्लाह माशी और सियासी और समाजी मैदानों में इनका जो मुकाबला कर सकते हैं सियासी अंदाज में करेंगे। सर, कल जो मुआशी इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की गई उनमें तारीफ की गई आपकी हुकूमत की कि जो मुआशी अहदाफ आप लोगों ने हासिल किए वो ठीक थे। तो देखिए ना, अगर हमारी सर्वे रिपोर्ट जो इन्होंने छापी है, हमारी कारकर्दगी उसमें जाहिर हो गई, ग्रोथ सामने आ गई, रेवेन्यू कलेक्शन सामने आ गई, रेमिटेंसेस सामने आ गई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सामने आ गए, अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ग्रोथ सामने आ गई। तो फिर सुरंगें कहाँ है? सुरंग तो हमें छोड़ के गए थे। बारूदी सुरंगें तो ये दे के गए थे जब $20 अरब का एक फाइनेंशियल होल छोड़ के गए थे, जो हमें कुछ दोस्तों से, चीन से, सऊदी अरब, यूएई से उस वक्त मांग तांग कर IMF के प्रोग्राम कड़ी शराइत मंजूर करके हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और अब एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को ले आए। हमने दुरुस्त किया और अब ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें हम छोड़ गए थे। भाईजान, सुरंगें 30 साल तो हुकूमत किसने की है? ये पीपी ने की है, ये नून ने की है। तो पीटीआई को तो 3-3.5 साल मिले हैं जब से पार्टी वजूद में आई है इक़्तिदार में। 40 साल के जो माशी हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने रिफॉर्म्स करने तो आपको मौके मिले। आप अब आपको सही है कि सुरंग अच्छा नहीं था, उसको मुस्तरद कर दी और आइंदा के साथ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त का कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें तो हमारे लिए थी, आज से 3.5-4 साल पहले हमने तो खासी बेहतर सूरत हाल दी, जिसके इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर कुछ चीज़ों पर एग्री किया, कुछ पे इख्तलाफ भी था। मेमन साहब, मैं चाहूँगा बाद में मुकम्मल करें, लेकिन ज़मीन में छोटा सा एक सवाल। सर, इमर्जिंग मार्केट में हम ये देखते हैं कि GDP का तकरीबन 16% जो है वो टैक्स रेवेन्यू में, हमारे पास शायद 8.6-8.5 के करीब है। हम इतना पीछे और उस पर उस तरह तवज्जो नहीं। अभी भी जो टारगेट रखे गए वो शायद 9.2 के करीब हैं। क्या वजह है कि टैक्सेस पर उस तरह से वो कर नहीं पाते हैं? एक्चुअली देखें, पाकिस्तान में हमारी जो कंपोजिशन है टैक्स टू अपना GDP की जी, वो ये है कि हमारा इस वक्त जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तकरीबन कोई 19% के करीब है। अच्छा, जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो तकरीबन 51% के करीब है। जो हमारा होलसेल और रिटेल सेक्टर है वो तकरीबन अब ऑलमोस्ट 20% के करीब चला गया है। एग्रीकल्चर जो है वो 17-18% के। अब आप इसकी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टैक्स है वो देखें तो जिसमें एग्रीकल्चर 17-18% होने के बावजूद भी 0.6% दे रहा है। आपका जो रियल होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है वो तकरीबन 19% होने के बावजूद हार्डली 3% दे रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका अब तो मेरे ख्याल में 19% से भी कम रह गया है, वो 69% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा टैक्स टू GDP रेशो नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम बहुत सारे ऐसे जो कंपोज जो हमारे सर अभी आप कह रहे थे कि मराद जो है वो इनको दे दी गई, टैक्स भी तो सबसे ज़्यादा हम उनसे ही ले रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो बेचारा, मैं समझता हूँ कि अब वो मर गया है और वो इस पोजीशन पे आ गया है इस वक्त के जो है वो मैं अगर ये गलत नहीं होगा कहने में कि हम जो है वो ट्रेडिंग अब स्टेट हो गए हैं, हमारा फोकस जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग की तरफ चला गया है।
हमें मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से ये टैक्स का बर्डन कम करना होगा। ना सिर्फ टैक्स के बर्डन को कम करना होगा, हमें एग्रीकल्चर इनकम के लिए प्रोविंसेस के हाथ को मजबूत करना होगा ताकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी जो है वो भी कलेक्ट पूरी तरह हो। जहाँ तक होलसेल और रिटेल सेक्टर वाला सवाल है, देखें हमने उनके साथ बैठ के कोई ना कोई ऐसा लाहे अमल पैदा करना होगा जिससे होलसेल और रिटेल सेक्टर जो है वो हमारे टैक्स के नेट में आए। क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर जो आज से 1 साल पहले 17% था, आज 19% हो गया, विच इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। आप अपने मतलब आम रोज़मर्रा में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टोर्स नए नाम से खुल रहे हैं और आप देख रहे होंगे उसके अंदर लाइनें लगी हुई होती हैं लोगों को परचेज़ करने वाली। तो अनटिल अनलेस वी ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट, ये कंपोजिशन हमारी हमेशा से टैक्स टू जीडीपी रेशो नीचे जाएगा बजाय कम होने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अमीर अब्बास भी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आरिफ जीवा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, लेकिन पहले अमीर, हमारे मुल्क में एक आम आदमी जो है वो बेरोज़गार हो रहा है, सरमायाकार इस मुल्क से भाग रहा है। एक नौजवान जो तबका है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, वहाँ जाके बैठ के कमाए, क्योंकि उसको पता है कि उसको यहाँ कुछ नहीं मिलना। अगर एक खोखा भी किसी ने खोलना है तो उसको एनओसी चाहिए, उस एनओसी के नाम पर जो पैसा उससे खाया जाता है वो अलग है। तो फिर इस मुल्क में रिलीफ की बातें, बजट से उम्मीदों की बातें हम कैसे करें और कैसे कहें कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा? जी बहुत शुक्रिया सुमैया। जैसा आप कह रही थी कि लोग पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं और ख़ास तौर पे यूथ, आप एक रैंडम सर्वे कर लें, अगर लोगों से पूछें वो लोग जो 18 साल से लेके और 35-40 साल के दरमियान, तो आपको जो वास्ट मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, अगर किसी की कोई यहाँ मजबूरी नहीं है, जैसे लोगों के वालिदैन हैं, कुछ और इश्यूज होते हैं, तो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। सही बात। अच्छा, हमारे यहाँ हुकूमतें इस बात पे बड़ा फ़ख्र करती हैं, और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो भी कहती थी कि जी हमने इतने लोग पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये माइंडसेट है ना, माइंडसेट ये बन गया हुआ है कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें, क्योंकि यहाँ तो उनको खिला नहीं सकते, ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ कर सकते हैं, ना रोज़गार दे सकते हैं, ना कहीं उनकी खपत कर सकते हैं। ये बोझ है कौम इन हुक्मरानों के ऊपर, लिहाजा ये अपने ऊपर से बोझ उतार के बाहर फेंकते हैं। इनको जान बार दफा करो, इनको पाकिस्तान से बाहर भेजो, वहां मजदूरी करके पैसा लाके हमें भेजेंगे और हम मुल्क चलाएंगे। जब मुल्क से ब्रेन ड्रेन होता है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मुल्क से बाहर जाती है, खुशी की बात। पाकिस्तान अनोखा मुल्क है दुनिया में जो इस बात पे इतराता है। हर हुकूमत फख्र से बताती है कि हमारे दौर में इतने लोग बाहर गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर, और इतनी रेमिटेंस वो बाहर से भेजेंगे। सो ये तो शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि आपके लोग आपके मुल्क में मुतमईन नहीं है और वो कहीं और जाके जाए पनाह ढूंढते हैं। सो हर साल जो बजट आता है, इसी तरह सुबह से लेकर रात तक सवाल हो रहे हैं, बहस हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने कोई एक खुदकार निज़ाम नहीं बन पा रहा कि जिसके तहत उनके मामलात, माशी मसाइल खुद हल होते चले जाएं। ये बजट जो है ये भी हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी के घन चक्कर में इस तरह से फंसा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत अच्छी हुकूमत है तो वो आपके लिए 4 दिन बेहतर गुजार देगी, अगर बुरी हुकूमत है तो वो आपको मज़ीद 5-10 साल 15 साल मुल्क को पीछे लेकर जाएगी। अभी जैसे हम लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप चले जाएं, यानी दुनिया के जो टॉप 70-80 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों ने सुमैया मुदस्सिर 10-10 15-15 साल तक कभी ये लफ्ज़ भी नहीं सुना कि लोड शेडिंग क्या होती है। सही बात है। वहाँ 10-15 साल के बाद एक दफ़ा कभी लाइट जाती है, और वो भी वहाँ के जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो इतने पर्चे लिखकर भेजते हैं माफीनामे के और माजरत के, और वो भी आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, वो मेंटेनेंस के घर से उस लाइट जो है। लेकिन अमीर अब्बास, हमारे लिए तो रोज़ एक नया शेड्यूल आ जाता है कि पहले 3 घंटे की जो है वो एलानिया लोड शेडिंग है, और लेकिन उसके बाद जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला वो बगैर अगर हम ये कहें कि लाइट आती नहीं है, लाइट जाती है, कभी कभी आ जाती है लाइट, तो हमारे पास तो ये चीज चल रही है। अब्दुल कादिर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी मैं अमीर अब्बास से इस पे आते हैं। मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, टैक्सी मामलात में हमारे बात करें। साहब मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास आप भी हैं, और सुहेल इनाम साहब भी मौजूद हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।